अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अनस हमज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टॉक। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारे चैनल की हर अपडेट आपको मिलती रहे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है एन इंट्रोडक्शन टू क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस। तो ये बेसिकली जो है लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम जो है ना क्वालिटेटिव एनालिसिस का एक इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ सूटेबल सॉल्वेंट कि हमने जो अपनी एनालिसिस परफॉर्म करनी है वो किसी एक सॉल्वेंट को सिलेक्ट करते हुए करनी है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होगा हमारे उस एक्सपेरिमेंट के अंदर वो होगा सिलेक्शन ऑफ सूटेबल सॉल्वेंट, यानी वो सॉल्वेंट जो कि हमारी एनालिसिस में हम यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है सेपरेशन। हमें सेपरेशन करनी होगी। फिर उसके बाद हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि वो किस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और सेकंड लास्ट डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यानी ये जो है 6 मेन पॉइंट्स हैं जो कि हमें स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करने होते हैं अपनी क्वालिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल सॉल्वेंट। तो हमारा जो सॉल्वेंट हो, यानी हम जो सॉल्वेंट सिलेक्ट करेंगे उसका एक पूरा मेथड होगा। उस मेथड के अंदर हमारे पास 3 सॉल्वेंट्स होंगे। हम क्या करेंगे, हम 3 टेस्ट ट्यूब्स को ले लेंगे और उन तीनों टेस्ट ट्यूब्स के ऊपर ABC करके मार्क कर देंगे। अब हमारे पास 3 सॉल्वेंट होंगे, एक होगा हेक्सेन, दूसरा होगा इथाइल एसीटेट और तीसरा होगा क्लोरोफॉर्म। हम तीनों टेस्ट ट्यूब पर ABC करके मार्क कर देंगे और हम जो है तीनों ट्यूब्स में बारी बारी सॉल्वेंट जो है ऐड करेंगे। यानी सॉल्वेंट A हम हेक्सेन को ले लेंगे, सॉल्वेंट B हम जो है इथाइल एसीटेट को ले लेंगे और सॉल्वेंट C हम क्लोरोफॉर्म को ले लेंगे। तीनों टेस्ट ट्यूब्स में हमने सॉल्वेंट को ऐड कर दिया। फिर उसके बाद जो हमारे पास सैंपल हमें मिला होगा, अननोन सैंपल जिसकी हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करनी है, फिर उसे हमें इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ऐड कर देना है। जब हम सैंपल को ऐड कर देंगे इन टेस्ट ट्यूब के अंदर तो थोड़ी सी हम शेकिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम एक वॉच ग्लास लेंगे और उस वॉच ग्लास को हम इस तरीके से पार्टीशन करेंगे कि हमारे पास 3 पोर्शंस बन जाए, A, B और C। फिर हम क्या करेंगे, जो A वाली हमारी टेस्ट ट्यूब होगी उसको हम A वाले पोर्शन में थोड़ा सा सैंपल गिराएंगे सॉल्यूशन, और जो B वाली होगी उसको हम B वाले पोर्शन में थोड़ा सा सॉल्यूशन गिराएंगे। और इसी तरीके से हम जो C वाली टेस्ट ट्यूब होगी जिसमें क्लोरोफॉर्म हमारा मौजूद है और अननोन सैंपल मौजूद है उसको हम C वाले पोर्शन में थोड़ा सा स्पिल करेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ देर तक वेट करेंगे और जब थोड़ी देर गुज़र जाएगी यानी 5 से 10 मिनट बाद हम देखेंगे कि हमारे इन तीनों जगहों, यानी ये जो हमने 3 पोर्शंस बनाए ABC, इनमें प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू होंगे। तो जिस एरिया में सबसे ज़्यादा अच्छे क्लियर क्रिस्टल्स प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे वो हमारा जो है सॉल्वेंट आगे चलकर एनालिसिस में यूज़ होगा, यानी वो हमारा बेस्ट सूटेबल सॉल्वेंट होगा। तो अब बेसिकली होता क्या है, जो हमारे पास हेक्सेन होता है वो होता है नॉन पोलर, इथाइल एसीटेट जो होता है वो होता है मिड पोलर और जो क्लोरोफॉर्म होता है वो होता है हाई पोलर। तो अगर हमारे पास जो अननोन सैंपल है उसके अंदर अगर नॉन पोलर सब्सटेंस जो भी, यानी नॉन पोलर कंपाउंड्स जितने भी होंगे उस अननोन सैंपल में वो क्या हो जाएंगे, हेक्सेन में डिज़ोल्व हो जाएंगे। अगर हमारा हेक्सेन हम सेलेक्ट करते हैं और क्या होगा, जो पोलर जितने भी होंगे उसमें वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। इसी तरह इथाइल एसीटेट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो हमारे पास नॉन पोलर सब्सटेंस होंगे वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे और जो पोलर सब्सटेंस होंगे वो हमारे डिज़ोल्व हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करें तो क्लोरोफॉर्म में भी हमारे जो सैंपल के अंदर पोलर सब्सटेंस जितने भी मौजूद होंगे वो तमाम डिज़ोल्व हो जाएंगे और नॉन पोलर जो है प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। तो जब हमारे पास ये तीनों पोर्शंस के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाएंगे तो जिसके सबसे अच्छे प्रेसिपिटेट होंगे वही हमारा जो है सॉल्वेंट होगा
आगे एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। अगर हमारे पास हेक्सेन में अच्छे प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो हम हेक्सेन को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास इथाइल एसीटेट में प्रेसिपिटेट अच्छे बन रहे हैं तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह क्लोरोफॉर्म के लिए भी। और बिलफर्ज अगर ऐसा हो कि दो सॉल्यूशंस में प्रेसिपिटेट बिल्कुल भी फॉर्म नहीं हो रहे और एक में हो रहे हैं तो फिर जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे होंगे हम उसी को ही सिलेक्ट करेंगे। सॉल्वेंट की सिलेक्शन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है फिल्ट्रेशन। तो अब सेपरेशन। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि हमने जब सॉल्वेंट सेलेक्ट कर लिया कि इस सॉल्वेंट पे हमें अपनी पूरी एनालिसिस परफॉर्म करनी है, तो हमारे पास जो सैंपल हमें दिया होगा अननोन सैंपल, उसको हम एक बीकर में जो हमने सॉल्वेंट सेलेक्ट किया उसको सॉल्वेंट को फिल करेंगे और फिर उस तमाम हमारा जो सैंपल होगा उसमें हम डिज़ोल्व कर देंगे। और अच्छे से शेकिंग करने के बाद, यानी अच्छे से शेकिंग करने के बाद कि सॉल्यूशन जो है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, फिर उसके बाद हम उसकी फ़िल्ट्रेशन करवाएंगे। फ़िल्ट्रेशन के दौरान क्या होगा कि जितने भी हमारे डिज़ोल्व पार्टिकल होंगे वो तमाम हमारे पास बीकर में नीचे फिल्ट्रेट में आ जाएंगे और जितने भी जो अनडिज़ोल्व पार्टिकल्स होंगे उस सैंपल में मौजूद वो तमाम हमारे पास फ़िल्टर पेपर के ऊपर एज ए रेजिड्यू हम कलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है रेजिड्यू और फिल्ट्रेट दोनों पर बारी बारी क्वालिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म करना है। रेजिड्यू के लिए आप क्या करेंगे कि जो आपके पास फ़िल्टर पेपर पे सैंपल आया होगा जो कि उस टाइम ऑब्वियसली उसमें मॉइस्चर मौजूद होगा, तो आपको सबसे पहले मॉइस्चर रिमूव करना होगा। आपको जो है उसको वेट करना होगा कब तक, जब तक कि वो प्रॉपर ड्राई ना हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा फिल्ट्रेट होगा, फिल्ट्रेट में भी हम जो है उसको एवोपोरेशन के लिए रख देंगे और जब तक हमारा फिल्ट्रेट जो है एवोपोरेट होगा तब तक हम क्या करेंगे, रेजिड्यू के ऊपर अपनी एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे। हमने सॉल्वेंट अपना सेलेक्ट कर लिया एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए। फिर उसके बाद हमने सेपरेशन भी कर लिया, यानी रेजिड्यू भी अलग कर लिया, फिल्ट्रेट भी अलग कर लिया और रेजिड्यू जो है हमने कम्प्लीटली ड्राई भी कर लिया। अब हम जो है अपनी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन करेंगे। जिस तरीके से आप किसी भी डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो वो ऑपरेशन करने से पहले कुछ बेसिक टेस्ट जो है आपको रिकमेंड करता है, बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने मेन रिएक्शंस को परफॉर्म करने से पहले कुछ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं। आया कि जो हमारा सैंपल है वो किस तरीके से, उसका बिहेवियर क्या है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन से हमें काफ़ी हद तक क्लू मिल जाता है कि हमें जो है किस डायरेक्शन में जाना है, यानी हमारा जो सैंपल है, ये जो हमारे पास अननोन सैंपल है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हो सकती हैं। याद रहे कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के दौरान जो रिज़ल्ट्स हमें मिलते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होते, बट उनकी मदद से हम अपने रिज़ल्ट्स तक पहुंच सकते हैं, यानी हमें डायरेक्शन मिल सकती है कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है स्टेट में हमें देखना होता है कि हमारा जो सैंपल है वो सॉलिड है, लिक्विड है, वो किस फॉर्म में है। जिस फॉर्म में वो होगा उस हिसाब से हमें एक आइडिया हो जाएगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कलर। जो कलर है हमारे सैंपल का वो क्या है, आया वो कलरलेस है, वो पेल येलो है या XYZ किसी भी कलर का है, तो उससे भी हमें एक इंडिकेशन हो जाती है कि हमारे सैंपल में क्या क्या चीज़ें मौजूद हो सकती हैं। कलर के बाद हमारे पास तीसरा फैक्टर आता है ऑर्डर का, यानी हमारा जो सैंपल है उसकी ऑर्डर क्या है, ऑर्डरलेस है या किसी किस्म की उसमें कोई ऑर्डर मौजूद है। तो जो स्मेल हमारे सैंपल की होगी उसी हिसाब से हम फिर आगे चलकर अपनी, यानी एक क्लू हमें मिल जाएगा कि इस सैंपल के अंदर हमारे ये कंपाउंड या ये सब्सटेंस मौजूद हो सकता है। चौथा है हमारे पास इग्निशन टेस्ट। ये काफ़ी एक क्रूशल टेस्ट होता है जिसके अंदर आप अपने सैंपल को स्पैचुला पे लेते हैं और फिर उसके बाद उसको हीट करते हैं। हीट करने पर आप देखते हैं अगर सूट्स आपको ब्लैक सूट्स नज़र आते हैं बनते हुए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो सैंपल है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, और अगर आपके जो फ्लेम है वो विदाउट सूट बर्न हो रहा है तो वो एक इंडिकेशन होती है कि आपका जो सैंपल है वो
एलिफेटिक कंपाउंड है। इग्निशन टेस्ट के बाद हमारे पास जो मेन टेस्ट आता है वो होता है सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी टेस्ट में बेसिकली आपको देखना होता है कि आपका जो सब्सटेंस है वो किस चीज़ के अंदर प्रॉपरली डिज़ोल्व हो रहा है। आया वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है, या वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है। जिस चीज़ के अंदर वो सब्सटेंस डिज़ोल्व हो रहा होगा वो हमारी जो है सॉल्युबिलिटी, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सब्सटेंस है वो किस चीज़ में डिज़ोल्व हो रहा है। अगर हमारा सब्सटेंस वाटर के अंदर सॉल्युबल है तो इट मीन्स कि जो आपका सब्सटेंस है उसके अंदर पोलर नेचर के यानी कंपाउंड मौजूद है। कंपाउंड जो है आपका वो पोलर है। अगर वो इनसॉल्युबल है, वाटर के अंदर है, लेकिन वो NaOH के अंदर सॉल्युबल है, तो इसका मतलब वो नॉन पोलर है। तो इसी तरीके से सॉल्युबिलिटी टेस्ट करने के बाद हमारे पास आता है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट की मदद से हमें मालूम होता है कि हमारा जो कंपाउंड है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। लिटमस टेस्ट जिस तरीके से परफॉर्म होता है बिल्कुल वैसे ही होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है अगर हमारा एसिड हो तो फिर हम फर्दर एक टेस्ट और करते हैं कंफर्मेशन के लिए। उसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमारा लिटमस टेस्ट हमने परफॉर्म किया और हमारा लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो गया, यानी हमें इंडिकेशन मिली कि हमारे कंपाउंड में एसिड मौजूद है, तो फिर हम उसकी वेरिफिकेशन के लिए हम एक और टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम सब्सटेंस में बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। अगर हमारे एफरवेसेंस बने तो इसका मतलब हमारे पास जो है एसिड कंफर्म हो गया, यानी हमारे कंपाउंड में एसिड मौजूद है। ये एक तरीके से कंफर्मेटरी टेस्ट होता है एसिड्स के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट होता है जिसके अंदर हम अपने सब्सटेंस को रिएक्ट करवाते हैं फेरिक क्लोराइड के साथ। अगर यहाँ पर हमारा कोई भी कलर इंडिकेशन हमें मिलती है तो फेरिक क्लोराइड का एक अपना टेबल होता है, उस टेबल के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो ये कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड मौजूद हो सकता है। और अगर कोई इंडिकेशन नहीं मिलती है तो हम फर्दर आगे नेक्स्ट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन करवाने के बाद हमारे पास जो लास्ट एक बेसिक टेस्ट होता है वो होता है बायर्स टेस्ट, जिसके अंदर हम सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस में 1 ड्रॉप ऑफ KMnO4 को ऐड करते हैं। इस टेस्ट को करने का मकसद हमें ये होता है कि हमें पता लगाना होता है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है उसके अंदर मौजूद या नहीं है। अगर KMnO4 को ऐड करने के बाद उसके अंदर जो है कलर में चेंज आए, अगर हमारे उस सॉल्यूशन के कलर में चेंज आए यानी वो डीकलराइज हो जाए, तो वो इस बात की इंडिकेशन होती है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है। और अगर किसी भी किस्म की डीकलराइजेशन नहीं होती है तो इट शोज़ कि आपका जो सब्सटेंस है वो नॉन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को परफॉर्म करने के बाद हमारा जो मेन टेस्ट होता है वो होता है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर हम 2 टेस्ट करते हैं, एक टेस्ट फॉर नाइट्रोजन और एक टेस्ट फॉर सल्फ़र। यानी हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि हमारा जो कंपाउंड है उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, इसी तरीके से सल्फ़र प्रेजेंट है या नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है कि दोनों प्रेजेंट होते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ सल्फ़र प्रेजेंट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही हमारे पास कंपाउंड्स क्या हो, दोनों ही एलिमेंट्स एब्सेंट हो। तो नाइट्रोजन के लिए जो हमारे पास रेसिपी होती है वो यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। इसी तरह सल्फ़र के लिए आपकी जो रेसिपी होती है वो भी मेंशन की गई है। नाइट्रोजन के अंदर आप जब ये इस रेसिपी को फॉलो करते हैं तो अगर आपका पर्शियन ब्लू या ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्म हो तो ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि आपके सैंपल के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, और अगर ना हो तो इट मीन्स कि नाइट्रोजन नहीं है। और अगर नाइट्रोजन की रेसिपी को फॉलो करते हुए ब्लड रेड कलरेशन फॉर्म होती है तो इसका मतलब ये है कि आपके सैंपल में नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों प्रेजेंट है। जब हमारा नाइट्रोजन का टेस्ट हो जाता है फिर उसके बाद हम सल्फ़र का टेस्ट करते हैं। सल्फ़र के टेस्ट की रेसिपी को जब हम फॉलो करते हैं तो अगर पर्पल कलर फॉर्म हो जाए तो इट मीन्स कि सल्फ़र आपका प्रेजेंट है। फिर सल्फ़र के प्रेजेंट होने के बाद हम सल्फ़र की CT भी करते हैं। उस CT के अंदर होता ये है कि हम जो है सोडियम एक्सट्रैक्ट लेते हैं और फिर उसमें लेड एसीटेट को ऐड कर देते हैं। अगर ब्लैक PPT लेड सल्फाइड की बनेगी तो इट मीन्स कि सल्फ़र इज़ प्रेजेंट, यानी सल्फ़र का आपने कन्फर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म कर लिया।
नाइट्रोजन के लिए क्या है, पर्शियन ब्लू कलर है तो सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। अगर ब्लड रेड कलर बनता है नाइट्रोजन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन के अंदर तो इट मीन्स कि नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों प्रेजेंट है। और सल्फ़र के लिए क्या है, सल्फ़र के लिए भी पर्पल कलर फॉर्म होगा, और जब पर्पल कलर फॉर्म हो जाएगा फिर अगेन हम उसकी सीटी करेंगे, और लेड सल्फाइड की अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं तो इसका मतलब हमारा सल्फ़र मौजूद है। हमने जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस परफॉर्म कर ली, फिर उसके बाद हमने जो है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स भी कर ली। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्रूशल स्टेप आ जाता है टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के अंदर हम सबसे पहले वो केस पढ़ लेते हैं जिसके अंदर अगर हमारे नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों एब्सेंट आते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे, अपने कुछ बेसिक टेस्ट करेंगे जिनकी मदद से हमें आइडिया होगा कि हमारे कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। यानी अगर नाइट्रोजन आपके पास नहीं आ रहा है, सल्फ़र आपके पास नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो अमाइंस फैमिली है, थायोमाइड की फैमिली है, या हर वो कंपाउंड जिनमें सल्फ़र या नाइट्रोजन प्रेजेंट हो वो सब तमाम एब्सेंट है। तो पीछे जो बचते हैं हम उनके कंसिडर करते हुए अपनी एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो ये आता है कि हम चेक करेंगे कि हमारा कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। अगर हमारे कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो फर्दर हम आगे उसकी एल्डिहाइड और कीटोन के लिए या कार्बोक्सिलिक के लिए परफॉर्म करेंगे टेस्ट। अगर हमारे पास नहीं आता है तो फिर हम फर्दर दूसरी साइड जाएंगे। तो सब्सटेंस इन अल्कोहल प्लस 2:4 रेशियो डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोसिन रिफ्लक्स करने के बाद हम देखेंगे कि क्या हमारी पास इंडिकेशन आ रही है। अगर हमारे पास येलो, ऑरेंज या रेड प्रेसिपिटेट बन रहे हो तो विच इट मीन्स कि कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है। तो अगर कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट होगा तो फिर फर्दर हम क्या करेंगे, अपने फेलिंग सॉल्यूशन के थ्रू जो है ना एल्डिहाइड की टेस्टिंग करेंगे, और फिर हम सीटी करेंगे टॉलेंस रिएजेंट के थ्रू एल्डिहाइड की। और अगर ये एल्डिहाइड हमारे पास सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए टेस्ट परफॉर्म करेंगे। याद रहे कि ये वही टेस्ट है जो आपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी परफॉर्म किया था सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो अगर वहाँ पर एफरवेसेंस बने थे तो फिर यहाँ पर भी एफरवेसेंस बनेंगे, और ये इस बात की इंडिकेशन होगी कि आपके सैंपल में कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है। तो अगर ये एफरवेसेंस बन जाते हैं तो फिर उसके बाद हम सीटी करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, जिसके अंदर हम सब्सटेंस लेते हैं, उसमें हम इथेनॉल ऐड करते हैं, फिर उसके बाद हम H2SO4 ऐड करते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को परफॉर्म करने के बाद हमें अगर प्लीजेंट स्मेल आती है तो ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि आपके सैंपल में कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है कन्फर्म हो गया है। तो इस तरीके से ये जो है ये तमाम टेस्ट होते हैं। अगर ये तमाम टेस्ट फेल हो जाएं तो फिर हम मॉलिश टेस्ट परफॉर्म करते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए। यानी मॉलिश टेस्ट हमने परफॉर्म किया, अगर आपके डीप वायलेट या रेड रिंग जंक्शन ऑफ 2 लेयर्स बन रहे हैं तो इट मीन्स कि आपके सैंपल में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। ये तो हमने बात कर ली कि अगर नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों एब्सेंट हो जाएं तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, वो तमाम चीज़ें फाइंड आउट करेंगे जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस की। लेकिन अगर हमारा नाइट्रोजन सिर्फ प्रेजेंट होता है तो उसके लिए स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट होगी। फिर यहाँ पर हमारे एसिड्स, अमाइनो एसिड्स आ सकते हैं, अमाइड फैमिली आ सकती है, यूरिया आ सकता है, तो उसके लिए भी हमारे पास जो है ये रेसिपी दी गई है। इन रेसिपी को अगर हम फॉलो करेंगे और फिर हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि हमारी क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास आया कि कौन सा कंपाउंड या कौन सा सब्सटेंस जो है हमारे सैंपल के अंदर मौजूद हो सकता है। हमने पहला केस देख लिया जिसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों एब्सेंट है, दूसरा केस हमने देख लिया जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और तीसरा केस हमारे पास है जिसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों प्रेजेंट है। तो जब दोनों प्रेजेंट होंगे तो जो है हायर चांसेस यही है कि हमारे पास थायोअमाइड फॉर्म होगा, और उसके लिए जो है हमारे पास ये 2 टेस्ट हैं। इन 2 टेस्ट की मदद से हम थायोअमाइड की इंडिकेशन को भी मालूम कर लेते हैं, और साथ साथ ही जो है हम सीटी भी जो है परफॉर्म कर लेते हैं थायोअमाइड के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स थे। और फिर इसके बाद हम जो है डेरिवेटिव टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं। डेरिवेटिव टेस्ट जो है जो हमने अब तक की स्कीम बनाई होती है, यानी अपने एनालिसिस परफॉर्म किए होते हैं, और हम जो है एक
सिस्टमेटिक अप्रोच लेकर चल रहे होते हैं कि हमारे ये कंपाउंड्स मौजूद हो सकते हैं, फिर हम डेरिवेटिव टेस्ट को परफॉर्म करके मालूम करते हैं कि हाँ क्या वाकई ऐसा है या नहीं। डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो आपके जो यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे सब्सटेंस के अंदर यूरिया मौजूद होगा तो ही वो थायोयूरिया बनाएगा, अगर नहीं होगा तो वो थायोयूरिया नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर हम जो है टेस्ट परफॉर्म करते हैं और ये चेक करते हैं कि हमारे जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपको बताए गए होंगे डेरिवेटिव के लिए जो है तमाम रिएक्शंस। डेरिवेटिव टेस्ट के साथ साथ हमारा एक और टेस्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के थ्रू भी हम जो है कंफर्मेशन करते हैं। हमारे पास पूरा चार्ट गिवन होता है, उसमें तमाम कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट स्पेसिफिकेशन के ज़रिए जो है हमें बताए गए होते हैं। तो एक मेल्टिंग पॉइंट और डेरिवेटिव टेस्ट, इनकी मदद से हम फाइनलाइज करते हैं अपने सब्सटेंस को जो कि हमारा मौजूद होता है। ये तमाम एनालिसिस जब हम रेजिड्यू पे कर लेते हैं तब तक हमारा जो फिल्ट्रेट होता है वो भी एवापोरेट हो चुका होता है। फिर उसके बाद सेम अप्रोच के साथ हम फिल्ट्रेट की भी एनालिसिस करते हैं, और फिर जब फिल्ट्रेट और रेजिड्यू दोनों की एनालिसिस हो जाती है तो फिर उसके बाद हमें पता लग जाता है कि हमारे पास जो पोलर कंपाउंड था वो कौन सा था और नॉन पोलर कंपाउंड था वो कौन सा था। आपको जो सैंपल दिया जाता है उसके अंदर बेसिकली दो कंपाउंड्स होते हैं। एक कंपाउंड जो होता है वो हाईली पोलर होता है और जो दूसरा कंपाउंड होता है वो लेस पोलर होता है। नॉन पोलर नहीं होता, लेस पोलर होता है। तो यही वजह है कि एक कंपाउंड कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है सॉल्वेंट में और जो दूसरा कंपाउंड होता है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता है, वो थोड़ा सा डिज़ोल्व होता है, और जो डिज़ोल्व नहीं होता है वो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं उसके। तो अगर एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर होंगे तो आपको कॉपी दी जाएगी। उस कॉपी पे मेंशन होगा कि आपको रेजिड्यू पे वर्किंग करनी है या आपको फिल्ट्रेट पे वर्किंग करनी है। अगर तो आपको रेजिड्यू पे वर्किंग करनी होगी तो सबसे पहले आप सॉल्वेंट सेलेक्ट करेंगे और अपना इसी तरीके से रेजिड्यू को जो है ड्राई करने के बाद अपनी एनालिसिस को स्टार्ट कर देंगे। याद रहे जो टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के दौरान आपने हर टेस्ट को टीचर के पास जाके चेक करवाना होगा और वो उस पर कॉपी पर आपकी साइन करेंगे। फिर उसके बाद आप अपना नेक्स्ट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ड्यूरिंग लैब आपको मैनुअल अलाउ कर दिया जाएगा, आप मैनुअल में से देख के तमाम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। बस आपने ख्याल ये रखना है कि आप जो भी टेस्ट परफॉर्म करें वो टीचर को जाके चेक करवाएं। और इसी तरीके से बाकी जो सॉल्यूशंस आपने बनाने हैं, जो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाना है, वो उस चीज़ को आपने केयरफुली काम करना है। और ड्यूरिंग जो है आप जब फ्लेम ऑन कर रहे हो तो आपका कोई भी सॉल्वेंट जो है पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो नहीं हो, यानी सॉल्वेंट गिरा हुआ नहीं हो या सॉल्वेंट यूज़ ना कर रहे हो आप, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और अगर आपके पास रेजिड्यू के बजाय फिल्ट्रेट पर वर्किंग का कहा जाता है कॉपी, यानी आपके पास फिल्ट्रेट की आती है, तो फिर आपको जो है सॉल्वेंट सेलेक्ट करने के बाद यानी सेपरेशन भी करने के बाद आपको फिल्ट्रेट को एवापोरेट होने का वेट करना होगा। तब तक आप चाहें तो अपनी कॉपी को जो है बना सकते हैं, जो आपको कॉलम्स वगैरह बनाने हैं। और ये था आज की हमारी वीडियो का इंट्रोडक्शन क्वालिटेटिव एनालिसिस का। तो इसी के साथ अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।